जबलपुर के नर्मदा तट ने एक बार फिर उबाल मारा है। फिर वही मुद्दे और वही जोश जो करीब 7 दशक पहले इस धरती पर नजर आया था। इस धरती से फिर गूंजी दहाड़ें कि पूंजीवादियों संभल जाओ और खबरदार हो जाओ साजिशबाजों। किसान और गरीब अब जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यदि किसी ने जुल्म ढाने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसके पैर काट लिए जाएंगे। हिंदुस्तान 60 साल में आज जिस जगह पर खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है खेती से, गांव के किसानों से। और उसी किसान जब अपना उपज का सही कीमत मांगने जाएगा, टाटा, बिरला, गोयनका, रिलायंस के लिए मुफ्त बिजली मिलेगा, उसके लिए बैंक का मुफ्त पूंजी मिलेगा, उसके लिए कोई कर्जा कोई वापसी नहीं करने जाएगा, वसूली नहीं करने जाएगा। लाखों करोड़ रुपया ये पूंजीपति लोग बैंक से लूट करके रख दिया है, उसका पैसा वसूली करने के लिए कुर्की नहीं होगा। और हमारा किसान, वो किसान पैसा नहीं दे सके, उपज का सही कीमत नहीं मिलने के कारण, खाद का कीमत, बीज का कीमत बढ़ जाने के कारण आज किसान अगर उसका मांग लेकर के जाए तो पुलिस उसके ऊपर लाठी मारेगा। हमने ये खुल्लम खुल्ला किए कहे हैं, जो किसान लात उठाएगा किसानों के ऊपर, वो पूंजीपति हो, वो पुलिस हो, उसका पैर काट देना पड़ेगा, उसका पैर हम नहीं रखेंगे। नर्मदा का सुंदर, शीतल और शांत नजर आने वाला धरती का ये टुकड़ा त्रिपुरी कहलाता है। बहुत अजीब है इस धरती की तासीर। नर्मदा का आंचल कभी ठंडी छांव देता है तो कभी जुल्मों के खिलाफ भड़का देता है आक्रोश के अंगारे। तो ये मध्य प्रदेश का जो नक्शा है, 11.5 लाख गरीबों के नाम काटने का काम जिस भाजपा सरकार ने किया, जिस सरकार के रहते झाबुआ से लेकर के इस पूरे गोंडवाना अंचल के अंदर लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले करने का काम, उन्हें असुरक्षित रखने का काम चलता है, जिस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा दहेज हत्याएं अगर कहीं पर हो रही है तो इस मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है। इस मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 8 साल में 23,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले 1 साल में 2600 किसानों ने यहाँ पर आत्महत्या साथियों की है। इस धरती के इसी मिजाज की वजह से त्रिपुरी का नाम शामिल है इतिहास के पन्नों में। इस धरती पर ऐसा इतिहास लिखा गया जो तब तक नहीं मिट सकता जब तक ये दुनिया कायम है। देश का सर गर्व से ऊंचा कर देने वाला ये इतिहास लिखा गया मार्च 1939 को। देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और आजादी के योद्धा इसे काट कर फेंकने के लिए उतावले हो रहे थे। उसी कड़ी में इस धरती पर लगा कांग्रेसियों का जमावड़ा, जिसे नाम दिया गया त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस के इस 52वें अधिवेशन में महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोर आजमाइश के लिए आमने सामने आ गए। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए एक तरफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरी ओर महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया। भले ही गांधी जी की सारे देश में जय जयकार हो रही थी, लेकिन नेताजी के सामने उनके कदम भी डगमगाने लगे। हालातों को समझते हुए महात्मा गांधी को ये ऐलान करना पड़ा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार उनकी हार होगी। बावजूद इसके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए और महात्मा गांधी की अपील किसी काम न आई। नेताजी की जीत को इतिहास तो नहीं झुठला सकता, लेकिन ऐसा करने में सत्ताधीशों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अधिवेशन स्थल पर महात्मा गांधी का स्मारक तो बना दिया गया, लेकिन नेताजी के नाम का एक पत्थर भी नहीं लगाया जा सका। सन 1939 साल में हिंदुस्तान के आजादी के लड़ाई का इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़, जिस मोड़ में हिंदुस्तान में
वामपंथी, समाजवादी, प्रगतिशील विचारधारा के साथ समझौतावादी दक्षिणपंथी ताकत का सीधा सीधा टक्कर हुआ था और उस टक्कर में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष के पद के लिए उन्होंने उम्मीदवार थे, संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में इसी त्रिपुरी के जमीन पर उनका जीत हुआ। समाजवादी, वामपंथी, प्रगतिशील ताकत का जीत हुआ, मजदूर किसानों की एकता का जीत हुआ। लेकिन 39 साल से आज 2008 हो गया, इतना दिन में इस जगह पर, ये जगह सुभाष का है, ये जगह पर सुभाष अध्यक्ष थे और इस जगह पर आपने देखा एक भी जगह पर सुभाष का नाम नहीं लिखा हुआ है, एक भी ईंटा नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आते ही सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के सर सम्मान के साथ झुक जाते हैं। पत्थर का कोई बुत या ईंट गारे का कोई स्मारक नेताजी की शख्सियत को ना तो कम कर सकता है और ना ही बढ़ा सकता है। फिर भी ये बात हैरान जरूर कर देती है कि त्रिपुरी के किसी भी कोने में नेताजी का नामो निशा आखिर क्यों नजर नहीं आता। इस शर्मनाक भूल पर सवाल लगातार उठते रहे लेकिन जवाब देने कोई आगे नहीं आया। साल दर साल यूं ही गुजरते चले गए तो सुभाषवादियों का सब्र जवाब दे गया। अपने जाबाज नेता की यादों को अमर बनाने फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी पार्टी और नेताजी सुभाष फाउंडेशन जैसे कई संगठन आगे आ गए और हरिपुरा से जबलपुर आ पहुंची नेताजी सुभाष जन क्रांति यात्रा। मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, झाबुआ, छिंदवाड़ा और अनूपपुर से भी जन क्रांति यात्राओं ने यहां पहुंचकर डाल दिया पड़ाव। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा स्थल श्रीनाथ की तलैया से जब सुभाषवादियों का सैलाब उठा तो देखने वाले बस देखते ही रह गए। सुभाषवादियों ने त्रिपुरी के ऐतिहासिक स्थल पहुंचकर उस भूल को भी सुधार दिया जो कई दशकों से उन्हें शूल बनकर चुभ रही थी। केंद्र या राज्य की किसी भी सरकार से ढेला भी नहीं लिया और स्थापित कर दी अपने नेता की प्रतिमा। सुभाषवादियों ने एक भूल तो सुधार दी लेकिन उनके मकसद की ये मंजिल नहीं थी। उन्होंने ऐलान किया कि नेताजी की याद में एक स्मारक बनाया जाएगा और इसके लिए भी
किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए जाएंगे। ये कोई सरकार के पैसा से यहाँ कोई स्मारक नहीं बनेगा। आज घोषणा किया गया है मजदूर, किसान, नौजवानों के पैसे से यहाँ बहुत बड़ा एक स्मारक बनेगा, जिस स्मारक आजादी के लड़ाई का याद नहीं, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई का, समाजवादी विचारधारा को एक वैचारिक क्रांति के लिए ये एक केंद्र बनेगा। बात नेताजी की हो तो रगों में जोश आना भी लाजमी है। सुभाषवादियों ने जब गरजना शुरू किया तो ताजा हो गई 1939 के अधिवेशन की याद। साम्राज्यवाद के खिलाफ वैसा ही जोश उबाल मारने लगा जैसा नेताजी सुभाष ने दिखाया था। 60 साल तक जो कोशिश चल रही थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कि सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, उनका विचार लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए, मध्य प्रदेश में पूंजीवाद और सामंतवाद कायम रहना चाहिए, हमने उसे तोड़ने की एक बहुत अच्छे ढंग से साथियों हमने उसकी कोशिश की है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग हैं तो गरीब लोग जो यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप लोगों ने ये जो वामपंथी आंदोलन है, समाजवादी आंदोलन है, प्रगतिशील आंदोलन है, इसको एक बड़ी ताकत देने का काम आपने यहाँ पर किया है। आज देश में कांग्रेस और भाजपा ये दोनों पार्टी जो है ये पूंजीपतियों का पार्टी है, और ये पूंजीपति हिंदुस्तान का पूंजीपति नहीं, ये पूंजीपति है दुनिया के सबसे बड़ा पूंजीपति ताकत, साम्राज्यवादी पूंजी का ताकत, जो पूंजी का ताकत सारे दुनिया में प्राकृतिक संपदा को लूट रहा है, खनिज संपदा को लूट रहा है। सारे दुनिया में उन लोग एक संस्कृति कायम करने चाहते हैं, वो पूंजीवादी संस्कृति, वो संस्कृति का सरकार है ये भाजपा और कांग्रेस। ये दोनों के खिलाफ लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, लोग लड़ रहे हैं। राष्ट्रों में आम आदमी हो जरा आराम से रह सकता है, आज के दिन के नहीं, ये नहीं, वो बनाना होगा। और जो आम आदमी जो ढूंढते हैं विकल्प आम आदमी के सामने रखना होगा। तो आज वामपंथी एक इकट्ठा होने का बहुत जरूरत है। मेरा यही कामना है कि त्रिपुरी का पुण्य भूमि पर हम सब वामपंथियों ये याद रखोगा, और अगला दिन हम लोग यही देख पाओ कि वामपंथियों इकट्ठा हुआ, आम आदमी के सामने जो विकल्प ढूंढ रहे हैं विकल्प दिया, और आजाद भारत, नेताजी का सपना का भारत करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा। 60 बरस हुए मेरा देश स्वाधीन हुए, लेकिन अभी तक हम देखता है 35 करोड़ पीपल वो दरिद्र सीमा नीचे बसवास करता है बीपीएल कार्ड लेकर। 35% वो अभी तक इलिटरेट है, निरक्षर है, लिखा पढ़ा नहीं सीखे। तो ये हमारा देश, नेताजी जो देश का सपना देखे थे और सारे देशप्रेमी स्वाधीनता संग्रामी जो स्वाधीन भारत का सपना देखे थे, वो भारत में हमारा नहीं बसवास करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसी स्थल से गर्जना की थी कि फिरंगियों को अल्टीमेटम दे दिया जाए कि भारत अब गुलाम नहीं रह सकता, उसे आजादी चाहिए, वह भी बिना शर्त। समझौते वाली कोई आजादी भारत को मंजूर नहीं होगी। असंगठित और कमजोर रहना पाप है, गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम
गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए है तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे, तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। नेताजी का कहना था कि भारत सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके निशाने पर है विश्व का साम्राज्यवाद। नेताजी की ललकार से फिरंगी ही नहीं भड़के, बल्कि दक्षिणपंथी भी खफा हो गए। उन्हें ये डर सताने लगा कि नेताजी के रास्ते पर चले तो सत्ता का सुख भी चला जाएगा। 1939 को जो त्रिपुरी कांग्रेस हुई थी, वो त्रिपुरी कांग्रेस भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। उसके पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अनपोष अध्यक्ष चुने गए थे, और जब उन्होंने 41 साल की उम्र में अध्यक्षता की थी, भारत के सबसे कम उम्र के वो कांग्रेस अध्यक्ष थे। तो उन्होंने अपने भाषण में जो बातें कही थी, उन्होंने एक भावी भारत का सपना प्रस्तुत किया था। उन्होंने पूरे भारत में एक समतावादी वर्ग विहीन समाज कायम करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो पूंजीपति हैं, जो संपत्ति वाले हैं, उनसे संपत्ति ली जाएगी और गरीबों में बांटा जाएगा। और जब ये बात उन्होंने कही थी तो कांग्रेस के भीतर का जो पूंजीवादी तबका था, जो जमींदार था, जो सूदखोर था, जो पूंजीपति था, उसे डर लगने लगा कि यदि नेताजी के नेतृत्व में कांग्रेस की आगे नीति चली तो हमारी संपत्ति, हमारी दौलत, हमारी जमीन जायदाद हमसे छिन जाएगी। दूसरा, उस समय 11 राज्यों में कांग्रेस के सरकारें बन गई थी। नेताजी ने कहा कि हम अंग्रेज से संघर्ष करेंगे, और इसके लिए उन्होंने ये कहा था कि हम असहयोग करेंगे और इस्तीफे भी सब मंत्रियों को देना होता। तो वो जो लोग मंत्री थे, जो सत्ता का सुख भोग रहे थे, जो बंगला, घोड़ा, गाड़ी वगैरह लिए हुए थे, उनको डर लग रहा था कि नेताजी के रास्ते में, उनके नेतृत्व में कांग्रेस रहेगी तो उनका ये सुख सुविधाएं हट जाएंगी, और इसलिए वो सब एकजुट होके यहाँ पे उनके खिलाफ चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया को खड़े किए, और पट्टाभी सीतारामैया उसके बावजूद भी हार गए थे। सत्ता का सुख छीनने से दक्षिणपंथी एकजुट हो गए और बिछाने लगे नेताजी के रास्ते में कांटे ही कांटे। जो इंसान सारी दुनिया से अकेले ही टकरा जाने का हौसला रखता हो, उसका रास्ता भला कौन रोक सकता था। 19 अप्रैल 1939 को नेताजी ने खुद छोड़ दिया कांग्रेस का अध्यक्ष पद। नेताजी ने कांग्रेस के अंदर ही समाजवादियों और वामपंथियों को खोजा और बना लिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इस नए संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भी नेताजी ही बने। फॉरवर्ड ब्लॉक ने बिना समझौते की आजादी के लिए जहां बिगुल फूंक दिया, वहीं दक्षिणपंथियों ने आजादी के लिए समझौता कर लिया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद तो हो गया, लेकिन 2 टुकड़ों में बंट गया। लोग एक दूसरे का खून बहाने लगे और लाशों के अंबार लगते चले गए। ऐसी आजादी मिली कि 10 लाख बेकसूर लोग मौत की नींद सो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीतने के बाद कार्य समिति बनाना चाहते थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, इन सब को रखते हुए एक बहुत ही प्रगतिशील कार्य बनाने की उनकी उम्मीद। किंतु गांधी जी ने जब यह कह दिया कि सुभाष चंद्र बोस की जीत मेरी हार है, पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है, तो इसके बाद सारे कांग्रेसी जो भी लोग थे उस समय के तत्कालीन नेता, उन्होंने असहयोग शुरू किया, और नतीजा ये हुआ कि सुभाष चंद्र बोस बहुमत में होने के बावजूद भी उनको कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। और उसके बाद कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्यवाद से समझौता करने की दिशा में आगे बढ़ गई, और उसके बाद उसने जिस देश को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में बंटवारे के साथ आजादी दिलाई, वो उसमें 10 लाख लोग मारे गए,
और आज तक उसका कहीं फैसला नहीं हो पाया है कि वो जो 10 लाख लोग मारे गए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, जो करोड़ों परिवार बिखर गए उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जो समझौतावादी हैं वो पिछले 60 साल से भारत में सत्ता में हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या मुख्य विरोधी पार्टी हो। देश को आजाद कराने के लिए जितनी जानें नहीं गईं, उतनी आजादी मिलने के बाद चली गईं। देश में तो होना था जश्न का माहौल, लेकिन छा गया मातम। ये इसलिए हुआ कि सत्ता की दौड़ में शामिल नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हाशिए पर डालने की कोशिशें की थी। नेताजी के खिलाफ भी कोई साजिश की जा सकती है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन सुभाषवादियों की दलीलें भी बेबुनियाद नहीं है। उनका तो ये भी दावा है कि नेताजी के खिलाफ साजिशों का दौर आज भी खत्म नहीं हुआ। नेताजी की मौत की झूठी कहानियां सुनाई जा रही हैं। सरकार खुद ये नहीं चाहती कि सच्चाई सबके सामने आए। Story of aircraft has been proven to be false. Although the government of India, for certain reasons, they have rejected Justice Mukherjee's report, and they are still holding that he died in the aircraft, that so-called aircraft. But they have not given any reasons why they have rejected Justice Mukherjee's report. So we are still demanding that the government of India must accept the finding of Justice Mukherjee that there was no air accident on 18th August 1945 and therefore Netaji could not have died on that date. So there should be further inquiry as to find out to what actually happened to Netaji Subhash Chandra Bose. And there was a discussion in the Parliament in the year 2006 on Justice Mukherjee's report, and in my speech on that, I made definite allegation the government is intentionally suppressing the information which they have. And you know, very recently also, you have heard about the RTI, that information under the Information Act, which has been the commission. To the commission also they have said that 4 files concerning Netaji Subhash Chandra Bose of that period, they are still considered to be secret and not disclosed by the government, and the government is not prepared to disclose it. We think that it is high time, because after 1945, more than 60 years have elapsed, and it is high time that the government disclose whatever information they have. Whether if the information proves that Netaji died in the aircraft, we shall accept it. If the information proves that Netaji did not die in the aircraft, we would like to know whether the government knows anything about what actually happened to him. And if that is disclosed, I think this will come out. We continue to demand disclosure of all information available with the government. 60 सालों में सियासतबाजों ने देश को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए आजादी का कोई मायना नहीं रह जाता। पूंजीपति और अमीर बन रहे हैं और गरीब। ये सिलसिला यदि ऐसे ही चलता रहा तो देश विनाश की गर्त में समा जाएगा। वक्त आ गया है एक और जंग का, एक ऐसी जंग जो नेताजी सुभाष के बताए रास्ते से लड़ी जाए। उस जंग का आगाज करने के लिए ही सुभाषवादियों ने जबलपुर को चुना। नेताजी के चित्रों की विशाल प्रदर्शनी लगाकर उनका पूरा जीवन ही जनता के सामने रख दिया।
किसी भी जंग की शुरुआत जैसी होनी चाहिए वैसी तो हो चुकी है। लोगों के दिलों में तूफान उठने लगा है और लगने लगे हैं इंकलाब जिंदाबाद के नारे। ये सच है कि इस जंग की शुरुआत में देर जरूर हुई है, लेकिन इतनी नहीं कि गलती को सुधारा ना जा सके। इतिहास गवाह है कि जबलपुर का नर्मदा तट जब भी उबाल मारता है तो जुल्मों का खात्मा किए बिना शांत नहीं होता। लगता है वह मौका आ चुका है और साम्राज्यवाद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक सुभाष नहीं तो क्या, हर शख्स सुभाष बनने के लिए तैयार है।